फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एपी। सम का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 2a plus n minus 1d. What is a? फर्स्ट टर्म minus 30. कॉमन डिफरेंस d कैसे फाइंड करते हैं? आप a2 minus a1 कर दो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, -24 minus -30. So it will be -24 plus 30 which is 6. पुट कर दो वैल्यू 30 upon 2, 2 into a -60 plus 29 n minus 1, 30 minus 1 is 29 into d is 6. So 15 into -60 plus what is 29 into 6? 174. 174 minus 60 will be 114. 114 into 15 1710. ये आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट, और पार्ट देखो, इफ एस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस एन इज एन इंटू 4n+1, यू हैव टू फाइंड द एपी। तो कैसे करेंगे? देखो, आप n को 1 डालो, यू विल गेट S1। इतना तो कर ही देना, कुछ भी समझ में नहीं आता, एटलीस्ट n को 1 2 3 डाल के S1 S2 S3 फाइंड तो करना ही है। तो 1 into 4 + 1 5, S1 is 5, S2 2 into 4 into 2 8 plus 1, तो ये हुआ 2 into 8 plus 1 9, 18, S2 is 18। इतने से भी हो जाएगा वैसे। नाउ S1 is A1। देखो S1 का मीनिंग क्या है? सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, राइट? जैसे ये A1 है, ये A2, ये A3, A4, ये आपका AP है। अब S1 का मतलब क्या होता है? S1 मतलब सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, राइट? तो S1, अब इसी टर्म का सम क्या होगा? A1 ही है, सो S1 is A1 ओनली, सो A1 is 5। अब S2 का मीनिंग क्या होता है? S2 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि A1 plus A2। और अगर मैं S2 minus S1 कर दूं, व्हाट विल आई गेट? A1 plus A2 minus A1 which is A2। so S2 minus S1 is 18 minus 5 13, this is A2। तो मुझे AP मिल गया ना, 5, 13 डैश डैश डैश। तो मतलब फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब क्या चाहिए? वी हैव टू फाइंड द AP। तो आ गया 5 13, 8 ऐड कर दो 21 and so on। Next question is, from a solid cylinder of height this and radius this, a conical cavity of height 24 centimeter and same radius is hollowed out। एक solid cylinder है, height is 30 centimeter and radius is 7 centimeter। इसमें से conical cavity of height 24 centimeter is hollowed out, इसमें से निकाल दिया आपने। फिर आपको TSA फाइंड करना है ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब आप देखो TSA मतलब आप समझ लो आपको पेंट करना है। आप कहाँ का पेंट कर सकते हो? एक तो CSA ऑफ द सिलेंडर, बाहर वहां पेंट होगा, एक बॉटम में पेंट होगा नीचे πr², और एक अंदर पेंट होगा ये वाले एरिया में, यहाँ पे ये जो कैविटी बन गई है, अंदर एक खाली जगह बन गई है, इस जगह पे भी तो पेंट होगा। दिस इज πrh, CSA ऑफ द कोन। सो 2πrh प्लस πr² प्लस πrl। इतना लिखना सीख लो, बाकी तो कैलकुलेशंस इजी होती हैं। इतना लिखना आ गया तो आपको 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। 2 नो πr कॉमन, 2h प्लस r प्लस l, 22/7, रेडियस इज 7। 2 into h, h कौन सा है? किसका h ले रहे हैं? ये सिलेंडर का h। सो 30 into 2 60 प्लस r हो गया 7। l क्या होगा? ये 24 है, ये 7 है, तो ये आता है 25। ट्रिपलेट्स वैसे तो लर्न होने चाहिए, नहीं है तो 7² प्लस 24² अंडर रूट 49 प्लस 576 विच इज 625। सो अंडर रूट ऑफ 625 इज 25, ये आ गया 25। इसे सॉल्व कर लेना, you will get the answer। Next question, very important again। Water in a canal 8 meter wide, 6 meter deep is flowing with a speed of 12 km/h। How much area will it irrigate in 1 hour if this meter of standing water is required? देखो, इससे पहले तो हम क्या समझ सकते हैं कि जो केनाल है उसका शेप क्यूबॉइडल शेप है, राइट? विड्थ दिया है, डेप्थ दिया है, और आपको जब भी स्पीड दिया होता है ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आप सीधा इसको लेंथ ले लो। आप अज्यूम कर लो कि 1 घंटे में इतना लेंथ ऑफ वाटर आ रहा है, तो 1 घंटे में वॉल्यूम कितना होगा? ये L, ये B, H। तो यहां सॉल्व कर रही हूं मैं। सो द वॉल्यूम
ऑफ कैनाल इन 1 आवर, या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इन 1 आवर, ऐसे लिख लेना। तो 8 मीटर इंटू 6 मीटर LBH इंटू 12 किलोमीटर है, सो 12,000। इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम 1 घंटे में आ रहा है। दिस इज कमिंग इन 1 आवर। अब वो कह रहे हैं 1 घंटे में वो कितना एरिया इरिगेट करेगा इफ दिस मीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड। अब देखो ये वाला वाटर आ रहा है एक एरिया में, एक फील्ड में, जिसको वो इरिगेट कर रहा है, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम द फील्ड जिसको वो इरिगेट कर रहा है। यही पानी आप एक फील्ड में तो डाल रहे हो, तो इक्वल होना चाहिए। अब मुझे उसी फील्ड का एरिया फाइंड करना है, तो मैं इसको लिख दूं एरिया इंटू हाइट, हाइट ऑफ किसका, फील्ड का, मतलब यही इक्वल टू, ये इसी वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया वॉल्यूम ऑफ द फील्ड से, दिस इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। तो आप लिख दो सीधा 8 मीटर इंटू 6 इंटू 12,000 इज इक्वल टू एरिया इंटू 0.5। सॉल्व दिस, 8 इंटू 6 इंटू 12, इसको 10⁻³ को ना मैं अलग लिख रही हूँ अभी, 5, ये ऊपर 0.5 का मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया है, सो दिस विल बी, ये देख लेना क्या आता है, 16 इंटू 6 इंटू 12 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। Next is angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower. Okay, एक टावर बना रही हूँ, ये टावर, from the foot of the tower, यहां से angle of elevation of the top of the building, ये बिल्डिंग है, यहां से 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग यहां से टॉप ऑफ द टावर, दिस इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये 50 मीटर है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इसे h ले लेती हूँ, इसे x ले लेती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अब आप लगा दो tan 60 एंड tan 30 यूज करना, तो एक बार tan 60 लगाओ, tan 60 परपेंडिकुलर, ये 90 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 50 अपॉन x, दिस इज 50 अपॉन x, ठीक है। और tan 30 भी लगाना होगा साथ साथ, वो भी बाद में लगाते हैं। चलो पहले इसे सॉल्व करो, √3 50/x, सो x विल बी 50 अपॉन √3 मीटर। अब यहाँ आ जाओ tan 30 में, tan 30 के लिए आप कौन सा ट्राइंगल लोगे, ये वाला ट्राइंगल है ना, तो ये हुआ, ये 90 है। नाउ tan 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है h अपॉन बेस, बेस हमारा x, और x की वैल्यू यहां से पुट करूंगी मैं, व्हाट इज x, 50/√3, 50/√3, और tan 30 होता है 1/√3, तो h 3h आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3h इज 50, सो h इज 50 अपॉन 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस मैंने बोर्ड के पेपर्स से ही पिक किए हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ रिवर आर दिस एंड दिस। ओके, देखो ये कोई ब्रिज होगा, ये कोई ब्रिज है, ये रिवर होगी नीचे, तो ब्रिज के ऊपर से, मतलब यहां से कोई हाइट से हम नीचे देख रहे हैं, ये ब्रिज के ऊपर यहाँ पे पर्सन है, नीचे हुआ है, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बैंक्स हैं दोनों रिवर की, तो यहाँ से आप नीचे देख रहे हो, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो ऑल्टरनेट एंगल से मैं कह दूं ये भी 45 है और ये भी 30। सो द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, ये 3 मीटर गिवन है, यू हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो अब रिवर का बैंक्स यहाँ है, तो विड्थ ऑफ द रिवर यही होगा ना पूरा, x + y, ये विड्थ ऑफ रिवर है। नाउ फाइंड x एंड y, सेम लॉजिक लगाना है, tan 30 इज इक्वल टू 3/x, और tan 45 क्या होगा, 3/y, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई होप ये इतना नॉलेज आपको होगा कि ये 45 है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है ना, तो tan 30 हो गया 1/√3, 3/x, सो x इज 3√3, एंड tan 45 हुआ 1 इज 3/y, सो y इज इक्वल टू 3। तो ऐड कर दो टोटल विड्थ ऑफ रिवर के लिए। अच्छा, आंसर को प्लीज बॉक्स में जरूर डालना, विड्थ ऑफ रिवर इज 3√3 + 3, टेक कॉमन 1 + √3 मीटर, ये आपका आंसर है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मॉड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन मीडियन मॉड डेफिनेटली आने ही वाला है। देखो कभी ये भी हो सकता है कि तीनों आ जाए। जो 2024 का जो पेपर हुआ था उसके एक सेट में तीनों क्वेश्चंस आए हैं, तीनों मतलब एक ही क्वेश्चन में तीनों फाइंड करना था मीन मीडियन मॉड, तो दो भी आ सकते हैं। तो आपको ये तो डेफिनेटली आने ही वाला है, तीनों फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना। फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले तो बना लो अपना क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, राइट। फिर आप अपना फ्रीक्वेंसी लिख दो यहाँ पे 15, 10, 12, 17 एंड 4। कैसे स्टार्ट करते हैं, मॉड होता क्या है, मॉड होता है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, ओके वो होता है मॉड। तो अब सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 17, तो यानी कि ये आपकी मॉडल क्लास है। सबसे पहले इसको मेंशन कर देना क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, मॉडल क्लास लिखने के आपके 1 मार्क होते हैं। तो मॉडल क्लास मेंशन कर दो सबसे पहले। तो अब स्टार्ट कैसे करना है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है ये, ठीक है। अभी पहले मैं आपको ना बिना फॉर्मूला के समझा रही हूँ हम कैसे स्टार्ट करते हैं। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 40 है, तो 40 प्लस ऐसे ब्रैकेट लगा लो इनटू एच, क्लास साइज यहाँ आता है हमारा एच विच इज 10, ठीक है। क्लास साइज तो पता है ये इसका डिफरेंस, गैप कितना है, तो 10 का गैप है ना, तो क्लास साइज आ गया एच। अब देखो यहाँ मैं क्या लिख रही हूँ, जो आपका मॉड है ना मतलब सॉरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 17, इससे स्टार्ट करो 17 माइनस 12। यहां क्या लिखोगे, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका डबल 2 इंटू 17 माइनस ये दोनों नंबर्स ऊपर और नीचे वाले -12 -4, ठीक है। वापस समझाते हैं कैसे स्टार्ट करना है। पहले सबसे पहले मॉडल क्लास देखो, मॉडल क्लास कैसे पता चलता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है सब 17 सब मैक्सिमम है इन सब में से, तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई, ये हो गया एल। तो 40 प्लस ब्रैकेट लगा दो इंटू 10, 10 क्या है क्लास साइज एच। अब कैसे करना है, न्यूमरेटर में क्या लिखा, ये 17 माइनस 12 इसके ऊपर वाला नंबर, और डिनोमिनेटर में क्या करना है इसका डबल -12 -4, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, ये होता है एल प्लस, इसको ले लो जो भी ले लो, ये F0 F1 F2 जो भी आपने बुक में नोटेशंस यूज करी हैं, F0 माइनस F1 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 इनटू क्लास साइज, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना एक तो ब्रैकेट्स में बड़ा, मैंने आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स हु गेट कंफ्यूज्ड विद द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स मतलब कहीं इधर उधर मत लगा देना, उससे मीनिंग सारा चेंज हो जाता है। अगर आपने सपोज ब्रैकेट ऐसे लगा दिया तो मीनिंग सारा चेंज हो गया, ओके। सो तो अच्छा और भी मिस्टेक बताती हूँ बच्चे क्या करते हैं। तो अच्छा 17 माइनस 12 ये 5 हो गया, ये हुआ 34 माइनस 16 इंटू 10, सो 40 प्लस 5 माइनस 6 8, 3 का 2 18 इंटू 10, ये हुआ 25/9, है ना। बच्चे क्या करते हैं इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं, प्लीज डोंट टेक एलसीएम, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा बट कैलकुलेशन क्यों ट्रिकी बनानी है आपने। 25/9 को सॉल्व कर लो पहले अलग से, 40 को अलग ही रखो, 40 में क्या ऐड करना है 9 इंटू 2 18, 5 और 2 7.7 पे जा रहा है, 42.7 अप्रोक्स, 42.7 अप्रोक्स ये है आपका मॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of m for which this quadratic equation has two real and equal roots। again very important question, most repeated में one of the most repeated questions है। ये जो d के आपका टेबल बना हुआ है, d greater than 0 पे क्या होगा, equal to 0 पे क्या होगा, और d less than 0 पे क्या होगा, ये वाले जो केसेस हैं आपके, प्लीज इनको बाय हार्ट लर्न कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आता ही आता है। ग्रेटर देन 0 के लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इसमें रियल एंड इक्वल रूट्स एंड हियर नो रियल रूट्स। तो अब इसमें बोला टू रियल एंड इक्वल रूट्स, ये कौन सा केस है, रियल भी हो और इक्वल भी हो, ये d इक्वल टू 0 वाला केस है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, इधर भी रियल है यहाँ पे भी रियल रूट होता है, यहाँ पे दोनों रूट इक्वल होते हैं, यहाँ पे द रूट्स आर नॉट इक्वल, और यहाँ पे नो रियल रूट, ठीक है। ये होता है हमारा टेबल। तो अब टू रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए d को 0 करना है। अब d कैसे ढूंढते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c 0। तो अभी आप इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, व्हाट इज a है जो भी x² का कोफिशिएंट है वो a है, व्हाट इज b, x का जो कोफिशिएंट है वो b है, और c ये है,
तो ABC मुझे मिल गए। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। मैंने कैपिटल्स में लिख दिया, स्मॉल में लिख देती हूँ, 1 मिनट। बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी 2 इंटू एम माइनस 1 होल स्क्वायर। ध्यान देना ब्रैकेट कैसे लगाने हैं, देखो मैंने बी लिखा और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है एम माइनस 1, सी क्या है इंटू 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या लिख सकते हैं, 4 हो गया, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे अलग अलग आता है, ये आपको पता होगा। जैसे मैं बोलूँ 3 इंटू 4 का स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, है ना। तो 2 स्क्वायर हो गया 4, एम माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 m minus 1 is 0। अब स्मार्ट वर्क करो, आई नो सम ऑफ यू विल एक्सपैंड इट, पूरा आइडेंटिटी लगाओगे, कॉमन ले लो, 4 इंटू एम माइनस 1 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लिया, 4 बाहर आ गया, इससे एक फैक्टर भी बाहर आ गया m माइनस 1, यहां से तो पूरा ही हमने कॉमन ले लिया तो 1 नहीं आ गया। सो दिस विल बी 4 यहाँ के डिवाइड होके 0 हो गया, m माइनस 1 इंटू एम माइनस 2 इज 0। तो m की वैल्यू 1 एंड 2, तो क्या ये सही है, m की वैल्यू 1 एंड 2 ही होंगे। 1 वी विल रिजेक्ट, वी रिजेक्ट दिस वैल्यू। अभी ये मेंशन करना चाहिए, वैसे तो आपको मेंशन कर दो, क्यों रिजेक्ट करोगे आप, m इज इक्वल टू 1। आप देखो अगर m को 1 डाल देते हो आप इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं m को यहाँ 1 डाल दूं तो मेरा x स्क्वायर वाला टर्म ही 0 हो गया, देन इट विल नो मोर बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब क्यों लगा रहे हो, देन इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो m कैन नॉट बी 1, otherwise it will no more be a quadratic equation. So you reject this, only m is equal to 2 is the final answer। ये दोनों बातें लिखना इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी, m is equal to 2, m is equal to 1 is rejected। then और पार्ट पे आ जाओ, फाइंड, you have to solve this, okay। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो सकती है, कोई कोई बच्चे रूट्स से डील करना नहीं आता होता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कैसे करें, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को छोड़ के आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा, नहीं समझ आ रहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका सेवियर है, आप उसको यूज करो, नहीं तो अपना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट शुड बी, इन दोनों का प्रोडक्ट 7 इंटू 3 21 एंड सम होना चाहिए 10, 21 और 7 और 3, है ना, वो नंबर्स हो जाएंगे 7 और 3, तो रूट 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 रूट 3, टेक रूट 3x कॉमन, x प्लस रूट 3, 7 कॉमन, x प्लस रूट 3, नाउ रूट 3x प्लस 7 इंटू x प्लस रूट 3। यू हैव टू सॉल्व दिस ना, तो इसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। सो x विल बी माइनस 7 बाई रूट 3 कॉमा माइनस रूट 3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid metallic sphere of this radius is melted and recast into small number of cones। एक मेटल का स्फीयर है जिसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके आपने बहुत सारे छोटे छोटे कोन्स बनाए, ठीक है, जिनका रेडियस 3.5 एंड हाइट 3 है। अब सपोज आपने n कॉइन्स बनाए, तो इसका मतलब मैं कहता हूं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन। कैन आई से, क्योंकि आपने इसी को मेल्ट करके तो बनाए हैं कोन्स, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। बस इसे सॉल्व कर लो, पाई कट 3 भी कट हो जाएगा, तो 4r क्यूब अपॉन r स्क्वायर h इज n। पुट द वैल्यूज, सॉल्व कर देते हैं। r हो गया 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, r स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 इंटू h हो गया 3, तो ये तो 3 पे ही कट हो जाता है, ये 3 एक और कट। तो अब आप इसे सॉल्व कर लेना, 4 इंटू 3 इंटू 10.5, वही 10.5। आई थिंक इसका आंसर 126 आ रहा था, एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट इज AB is the diameter of a circle centered at O। BC is tangent to the
circle, OP bisects the chord. OP bisects this chord. Angle AOP is 60. You have to find this angle. Measure of angle C. देखो कैसे स्टार्ट करेंगे. हमें पता है perpendicular from center bisects the chord. Perpendicular from center bisects the chord. ये हमने क्लास 9 में किया था. So this will be 90 डिग्री, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ये 90 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से. नाउ दिस विल बी 90. व्हाई? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट. तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो बिगर ट्राइंगल में. बिगर ट्राइंगल मतलब ये वाला ट्राइंगल एबीसी में. भाई ये आपका 90 है, दिस इज 30 एंड सो दिस विल बी 60 डिग्रीज. स्टेप्स आप लिख लेना. आई हैव एक्सप्लेन्ड. रीजन क्या दोगे? पहले वाले इस 90 के लिए ये रीजन है, ये 30 तो एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया, फिर ये 90 के लिए रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट और अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप ये 60 निकाल सकते हो. XAY is a tangent, center O, ABO is 40. You have to find BAY, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल AOB. कैसे करें? ये भी बहुत इजी है. देखो now OA is equal to OB, radius. So isosceles triangle हो गया. Angles opposite to इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो दिस विल बी 40 डिग्री, है ना. तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 80 40 प्लस 40 80 और ये हो गया 100. अच्छा, और ये एंगल पूरा 90 होना चाहिए. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ये 90 है तो ये 50 होगा. यू हैव टू राइट द स्टेप्स. ओके, आपको बताना पड़ेगा कैसे. चलो बता देती हूँ, सम स्टूडेंट्स मे नॉट नो हाउ टू राइट. तो आप स्टार्ट करोगे OA इज इक्वल टू OB इन ट्राइंगल AOB. OA is equal to OB. Why? रेडियस. तो अब साइड्स इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. देयरफॉर एंगल AOB is equal to एंगल OB which is 40 डिग्री. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये लिख लेना. फिर इन ट्राइंगल AOB 40 प्लस 40 प्लस एंगल AOB इज, सॉरी मैंने यहाँ AOB लिख दिया, OB है OAB. This will be 180 degree. So angle AOB will be 180 minus 80, 100 degrees. और इसके लिए क्या लिखोगे? आप बोलोगे OA is perpendicular to XY या AY. Why? Radius is perpendicular to tangent. So angle BAY will be 90 minus 40, 50 degrees. Find the sum of first 20 terms of an AP whose nth term is given by this. तो भी मैंने इसे आपको क्या बता दिया, कभी भी आपको ऐसे दिखे तो एटलीस्ट आप n1 2 3 डाल के वैल्यूज तो इतना तो करो. A1 हो गया 5 minus 2 3. A2 will be 5 minus 4 which is 1. A3 will be 5 minus 6 minus 1. तो AP आ गया आपका 3 1 minus 1. So A is 3. D क्या होगा? 1 minus 3. 1 minus 3 minus 2. Now S of 20, sum of first 20 terms चाहिए. तो आप n by 2 2a plus n minus 1d ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो. a n d आपके पास है, या फिर आप ये लगा दो a plus a n, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो. तो आपको इतना कुछ फाइंड नहीं करना पड़ेगा. वैसे ये बेटर है. वैसे तो दोनों ओके हैं. आप a n मतलब a20 भी फाइंड कर सकते हो. व्हाट इज a20? 5 minus 2 into 20, 5 minus 40 minus 35. ये डाल दो डायरेक्टली. n 20 है, फर्स्ट टर्म मेरा 3 आ गया था और a n 35 है. सो 10 into minus 32 minus 320. AB is a tower of height 50 meter. A man standing on its top observes two cars on the opposite sides. एक कार यहाँ पे, एक कार यहाँ पे. Angle of depression 30 and 45 given. You have to find the distance between the two cars. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो रिवर वाला क्वेश्चन था. ब्रिज से आप दो बैंक्स को देख रहे हो, तो ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री. ऑल्टरनेट. अच्छा, इसे x ले लो, इसे y ले लो. तो सेम लॉजिक लगाना है. tan 30 is equal to 50 upon x. tan 45 is equal to 50 upon y. 1 by root 3, 50 by x. 1 is equal to 50 by y. y आ गया 50 और x आ गया 50 root 3. मुझे दोनों कार्स के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो x plus y 50 root 3 plus 50, 50 common, root 3 plus 1 meter. This is your answer.
ये पूरा लिख देना है ऐसे, डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स इज 50 into √3 + 1 मीटर, पुट इट इन द बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सर्कस बनाया हुआ है, द शेप इज ऑफ सिलेंडर सराउंडेड बाय कोनिकल टॉप। अच्छा फिगर बना ही देती हूँ यहाँ पे, ये कोन और नीचे एक सिलेंड्रिकल शेप। हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट है 9 मीटर एंड डायमीटर 30 है, तो मतलब ये हो गया 15 मीटर। रेडियस, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 8, डायमीटर इज सेम। तो ये स्लांट हाइट पहले निकाल ही लेते हैं। स्लांट हाइट क्या होगा, 8 स्क्वायर + 15 स्क्वायर अंडर रूट विच विल बी 17 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, मतलब क्लॉथ का एरिया समझ लो। तो क्लॉथ कहाँ यूज हो रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया पे। तो आपको फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr_l, और 2πr_h होता है सिलेंडर के लिए। तो πr कॉमन ले लेना, l + 2h, 22/7, रेडियस है 15, l है हमारा 17, 2 into h, h ध्यान रखना, h कहीं आप कोन का मत ले लेना, h सिलेंडर का है, 2 into 9, 18, सो 22/7, 15 into 25, नहीं 35, तो ये 5 हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट इन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बोला है द कॉस्ट ऑफ द कैनवस bought for the tent at the rate this if 30 was wasted during the stitching. ओके अगर 30 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया स्टिचिंग में, तो इतना तो चाहिए ही था। ये आपका आंसर मुझे फाइंड करना ही पड़ेगा, 1 मिनट। ये आपका आएगा 15 into 2, 15 into 11, 1650 मीटर स्क्वायर। अब 30 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया है, तो 1650 + 30 यूज हुआ होगा, मतलब 30 मीटर स्क्वायर तो उसमें वेस्ट हो गया स्टिचिंग में, इनटू 200। ये आपका आंसर है, 1680 into 200 रुपीस।